और शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी हुई है। 4 युवतियों से 78,000 रुपए ठगे गए हैं। फर्जी ट्रेनिंग देकर झांसा दे रहे थे। वहीं आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो गया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर सहयोगी रोशन वैद्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, पूरा मामला क्या है, कैसे ठगे गए पैसे? देखिए, लगातार के मामले बिलासपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें 4 युवती को जो है वो शिकार बनाया गया है। नौकरी का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की गई है और इन सभी युवतियों से जो है 78,000 रुपए ठगे गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवतियों को जो है फर्जी ट्रेनिंग देकर पहले झांसे में लिया गया था और बाकायदा इन्हें ये बताया गया था कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसी नौकरी के आधार पर इनसे कुछ पैसे भी लिए गए थे। एक युवती से लगभग 19,000 से ज़्यादा रुपए जो है लिए गए थे और जब इन्होंने नौकरी की मांग की तब उन्हें जो है वो नकारा गया इनके द्वारा, आरोपियों के द्वारा, और बताया गया कि अब इन्हें नौकरी दी जाएगी और इनसे किसी कारणवश जो है उनसे कांटेक्ट भी बंद कर दिया। और इसी को लेकर इन्होंने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और 4 युवतियों से जो 78,000 रुपए की ठगी जो है वो की गई थी। और हाल इसमें पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि सिरगिट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार जो है ऐसे युवक और युवतियां वहां पहुंचती हैं और अलग अलग जो जॉब के माध्यम से प्रचार प्रसार करती नजर आती है और यही वजह है कि ऐसे कारण जो है वो बनते हैं धोखाधड़ी के और इस तरीके से युवतियां और युवक जो है अपने पैसे गंवाते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो है वो शिकायत दर्ज कर ली है। जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो है की जा रही है। जी बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मासूम लोग, भोले भाले लोग, बेरोजगार लोग इस तरीके के ठगी के जाल में फंस जाते हैं। बहुत धन्यवाद रोशन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कई युवतियों को निशाना बनाया गया, ठगी का शिकार उन्हें बनाया गया, नौकरी का झांसा दिया गया, ट्रेनिंग का झांसा दिया गया, लेकिन न नौकरी दी गई, न ट्रेनिंग दी गई और न ही पैसे वापस किए गए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात गरियाबंद की करते हैं। गरियाबंद में 30 जनवरी से गायब हुई 21 साल की युवती, अब उसका शव मिला है। युवती का शव बड़ी ही शक हालत में पाया गया है। तो वहीं इस बात की भी पुष्टि पुलिस ने कर ली है कि युवती की हत्या की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले यानी 2 फरवरी को सुमन नागरची नाम की एक महिला यानी एक युवती, उसका शव उसी के घर के पेड़ के पास लटका हुआ मिला। अब जहां युवक का शव मिला, आपकी जगह जहां ये शव मिला वहां से बता दें कि महज 600 मीटर की दूरी पर ही युवती का शव मिला। युवक और युवती दोनों का शव 600 मीटर की दूरी पर पाया गया। अब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होने की भी बात सामने आई। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से इस हत्या का या फिर इसे हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। थाना राजीव अंतर्गत बरोडा के नहर के पास एक सड़ी गली लाश मिली थी युवती की, जिसकी शिनाख्त रायपुर की चंचला साहू के रूप में हुई है, जो वहाँ गुम इंसान थी। और थाना राजीव अंतर्गत एक गुम इंसान हुआ था जिसका जो लास्ट कॉल है वो चंचला के पास पाया गया है। तो उस आधार पे अभी साइबर के माध्यम से एनालिसिस किया जा रहा है। आगे जो भी आएगा उसमें कार्यवाही की जाएगी। करंट जो पूछताछ हुई है उसमें 6 महीने पहले उनके बीच में बातचीत और प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है, पर अभी 6 महीने से उनके बीच में बातचीत बंद थी। तो देखिए, कुछ दिनों पहले युवक और युवती का शव मिला था संदिग्ध हालत में। 600 मीटर की दूरी पर दोनों का ही शव मिला था। हालांकि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था। अब पुलिस जो है दोनों मामलों से जांच कर रही है, आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, गरियाबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव मिलता है, फिर उसके कुछ ही दूरी पर एक युवक का शव मिलता है और इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग बातचीत करने लगते हैं कि आखिर कारण क्या है और पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। 30 जनवरी से लड़की भी लापता बताई जा रही थी। उसके 30 जनवरी से लापता होने के बाद से 2 फरवरी के आसपास शव मिलता है और फिर तमाम सवाल गहराते हैं। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो अब अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। और आगे बढ़ते हुए भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में लोहे की पेटी में युवती की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका की पहचान अशरफी के रूप में हुई है और आरोपी ने डेटिंग ऐप से दोस्ती के बाद से लिव इन में वो रह रही थी और युवती की गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस ने समीर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है मामले में और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। भोपाल में सेफ्टी टैंक में मौत का बक्सा।
टैटू से खुली बक्से में मिले शव की गुत्थी। प्रेमी ने परिवार के साथ मिलकर की हत्या। भोपाल में पानी की टंकी में बक्से में मिले महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला की शिनाख्त उसके हाथ पर बने टैटू के जरिए हुई और शिनाख्त होने के कुछ घंटों बाद ही उसकी हत्या की पूरी कहानी खुल गई। महिला की हत्या उसके ही शादीशुदा प्रेमी ने परिवार के साथ मिलकर गला दबाकर की थी और फिर अपने भाई के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने महिला की लाश की शिनाख्त कर ली है। महिला का नाम अशरफी उर्फ सिया उर्फ मिसबाह है। वो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की रहने वाली थी। अशरफी का कत्ल उसके शादीशुदा प्रेमी समीर ने की। शव को ठिकाने लगाने में उसके परिजनों ने मदद की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अशरफी की 1 साल पहले भोपाल में रहने वाले समीर से दोस्ती हुई थी और फिर दोनों के बीच चैटिंग हुई और प्यार हो गया। अक्टूबर 2025 में अशरफी भोपाल आ गई और प्रेमी समीर के साथ उसके घर में रहने लगी। समीर पहले से शादीशुदा होने के साथ ही 2 बच्चों का पिता है। अशरफी समीर पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शादी नहीं करने की हालत में 5 लाख रुपए मांग रही थी। डिमांड पूरी नहीं करने पर समीर और परिवार वालों को जेल भिजवाने की धमकी देती थी। अशरफी समीर की पत्नी से भी विवाद करती थी। तंग आकर समीर की पत्नी जबलपुर स्थित अपने मायके चली गई। अशरफी के रोज रोज के झगड़े से समीर काफी परेशान हो गया था और उसने अशरफी से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया और फिर अशरफी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से स्थानीय लोग हैरान हैं। वहीं पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि अशरफी ने पहले भी महाराष्ट्र और राजस्थान में 3 अलग अलग व्यक्तियों से शादी की है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब शहडोल की करते हैं। शहडोल से ये बड़ी खबर, जहां वन टीम पर हमले के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध कोयले के उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। कुछ लोगों ने टीम पर ही हमला किया था। बंधक बनाकर टीम के सदस्यों के साथ मारपीट तक की गई थी। अब गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी के बाद से रिमांड पर हो सकता है लिया जाए। और इसी खबर पर सहयोगी कृष्णा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, पूरा मामला क्या है, समझाएं। देखिए, शहडोल जिले के सुहागपुर थाने अंतर्गत जहाँ पे सोन नदी है, वहाँ बरखेड़ा गांव का मामला है। जब ये अवैध उत्खनन वहाँ पे जो कोल माफिया कर रहे थे, उसके बाद ग्रामीणों ने सूचना दी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक ग्रामीण के उसमें दहशत में जो वन माफिया थे, कोल माफिया थे, वो कोयला अनलोड करके भाग खड़े हुए। उसके बाद जब वन विभाग की टीम पहुंची तो इनको नागवार गुजरा। सीधे वन विभाग की टीम पे हमला कर दिया, धमकी दी जान से मारने की। उसके बाद सुहागपुर थाने में इनके खिलाफ शिकायत की गई। रामनरेश रंजर के, इसके पहले भी धमकी दी गई थी। उसके बाद 3 आरोपी राकेश सिंह, चिंटू सिंह और बिट्टन सिंह, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जमा की अन्य 30 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। उसकी पुलिस सरगर्मी तलाश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोल माफिया में हड़कंप मच गया है और पूरे जिलों में अब कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई। नदी नालों में लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे अवैध उत्खनन रुक सके। जी, अब पेशी कब होनी, क्या रिमांड पर लिया जा सकता है? अभी फिलहाल जो पुलिस है इनको आज कोर्ट पेश करेगी। अब वहाँ से रिमांड मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि असल जो कोयला का उत्खनन करके कहाँ भेज रहे थे और कौन इनका कहाँ पे से ये किस एरिया राज्य में भेजते थे जहाँ से ये अवैध उत्खनन कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी पूछताछ में जुटी हुई है और आसपास के गाँव में ग्रामीण पूछताछ कर रही है कि कब से यहाँ पे उत्खनन चल रहा था। हालांकि इसमें पुलिस के कुछ संदिग्ध लोग भी शामिल हैं जो लगातार इस खनन में शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट में हो गई है और लगातार जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अब अपना जो कहानी जुटा रही है। जी ठीक, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए छतरपुर से अब अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस कस्टडी में आरोपी ने फांसी लगाई है। बाथरूम जाकर सुसाइड किया।
घटना में पुलिस महकमे यानी इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और शांति भंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस कस्टडी में एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब जानकारी के मुताबिक मृतक को जो है धारा शांति भंग करने के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद से थाने में बंद किया गया था। अब घटना की भनक लगते ही पुलिस स्टाफ आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल भी पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उससे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मान लो 6 बजे घटना को पता द्वारा जानकारी दी गई थी? अब गाँव न्यूज़ से मिली। फिर थाने से क्या जानकारी मिली आपको? हाँ न्यूज़ से कहा भी मोबाइल नहीं, वो मोबाइल से नहीं मिली था। मोबाइल से मिली था। पैसा की न मांगे? शिव कुमार संजय ऐसी कहाँ के लाना? ओके छोड़ दे, तुम्हारा कहाँ छोड़ दे। कितने रुपए की मांगी? उन्होंने कही थी 50,000 रुपया। सोमा भाई जाना मालूम नार पार करके पहुँचा पैसा। खैर का भाई खत्म हो गया तो फिर उन्हें पैसे नहीं लगे। ये तथ्य संज्ञान में आया है। तत्काल ही माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। वो लगातार इसको देख रहे हैं और पूरी जांच उनके द्वारा की जा रही है और इसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आगे अवगत कराया जाएगा। इसमें आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम है वो पैनल के थ्रू और प्रॉपर वीडियोग्राफी के तहत होगा और प्राथमिक तौर पर जो परिजनों के द्वारा 2 आरक्षकों के संबंध में बताया गया है और भी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है और दूसरे सब डिवीज़न के एसडीओपी को उनकी प्राथमिक जांच सौंपी जा रही है, जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर खंडवा से, जहां रूधी गांव के ढाबे पर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में युवक की हत्या हुई है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 2 घायलों का अब भी इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी में हालांकि पुलिस जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। और सहयोगी अखिलेश ठाकुर इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये पूरा ही जो मामला है खंडवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का रूदी गांव के पास एक ढाबा था, जहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से युवक वहां पर खाना खा रहे थे और उनका आपसी जब विवाद हुआ तो जिस तरह से लगातार आपसी विवाद चलते उनके बीच में चाकूबाजी हो गई और जिस तरह से चाकूबाजी में लगभग 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक युवक को जो है चाकू जो लगने से जो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत में उसकी डॉक्टर ने उसको उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। अब पूरे मामले में जो है खंडवा जो डीआईजी है मनोज कुमार राय और पुलिस टीम मौके पर बल के साथ पहुंची और पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई कि आखिरकार जो युवक थे उनके बीच में इस तरह से चाकूबाजी क्यों हुई है और अन्य मामलों में जो है उनके पुराने जो बदमाश थे उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं और पूरी तरह से जांच की जा रही है। बिल्कुल, मामले की जांच होनी भी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अखिलेश, देखिए, खंडवा जिस तरह से देखा जाए एक संवेदनशील क्षेत्र है और देखा जाए कि यहाँ पर तमाम जो छोटे मोटे विवादों में भी बड़े जो है घटनाएं हो जाती है और जिस तरह से घटना होती है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। लेकिन देखिए, जिस तरह से लगातार जो है खंडवा शहर में नशीली पदार्थ का युवा नशीली चीज कर रहे हैं, इसके चलते उनके बीच में छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं और उससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और इसको पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता से लिया है और आगे की कार्रवाई करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, की भी जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, खंडवा में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई, चाकूबाजी करने की कोशिश की गई और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। और छत्तीसगढ़ के धमतरी से बहुत ही दुखद खबर सामने आई। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 3 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक इसमें गंभीर रूप से घायल है। तो तेज रफ्तार का कहर देखा गया। हादसे के बाद कार चकनाचूर हो गई, कार पिचक गई। हादसे के बाद शव और घायल कार में ही फंस गए, जिन्हें क्रेन और कटर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला हादसा धमतरी के खपरी बाईपास पर हुआ, जहां ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बस्तर से लौट रहे कार सवार 3 सीआरपीएफ जवान और एक ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत हो गई।
बताया ये जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में मौके पर ही 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। हाँ, दुखद घटना है, संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान हो गई है। मुकेश कुमार हेड कांस्टेबल, उमेंद्र सिंह एसआई, राजकुमार गौड़ कांस्टेबल, हीरालाल नागर ड्राइवर। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन और कटर की मदद से शव और घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां ड्राइवर और एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि घायल अभिमान राय की हालत देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रायपुर की ओर जा रही थी और इसी दौरान कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार घूमकर राउंड ले गई और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार पूरी तरह पिचक गई और एयरबैग भी खुल गए। फिलहाल पुलिस शवों का पंचनामा कर मोर्चरी में रखवा चुकी है। और अगली बड़ी खबर अब बिलासपुर से, जहां कांग्रेस नेताओं ने चक्का जाम किया है। कांग्रेस नेताओं को हंगामा करना यहां पर भारी पड़ गया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, केस किया गया है। सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये कांग्रेस के नेता, और अब जो है इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, 7 कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। सदन के बाहर ये धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। नमस्कार साथियों, अभी कुछ साथियों के द्वारा ये पता चला है कि कल जिस विषय में हम लोगों ने चक्का जाम किया था, उस विषय को लेकर के बलवा एवं अन्य धाराओं में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी एफआईआरों से डरने वाली नहीं है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और जनहित की कोई भी लड़ाई लड़ने से हम पीछे कभी नहीं हटने वाले। और इस तरह से यदि ये एफआईआर करके हमें डराना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी जनहित के मुद्दे में, गरीब की लड़ाई के लिए, वंचित की लड़ाई के लिए, शोषित की लड़ाई के लिए हम किसी भी स्थिति में जाकर ऐसी एफआईआरों का सामना करेंगे। और यदि प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ये लगता है कि एफआईआर करके वो जनहित में उठाए हुए आवाज को दबा देंगे, तो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। और इसी खबर पर सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेसियों को चक्का जाम करना और हंगामा मचाना वो भारी पड़ गया, और पुलिस ने इस पूरे मामले में जिला कांग्रेस के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष समेत 7 पर एफआईआर दर्ज जो है वो किया गया है। बताया जा रहा है कि जो शुक्रवार को जब नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान जो है लिंगियाडी क्षेत्र में गरीबों का आशियाना उजाड़ने के मुद्दे में सदन में जमकर हंगामा हुआ था, और इसमें जो पार्षद दल ने सदन के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया था और चक्का जाम भी करते नजर आ रहे थे, और घंटों जो है वो मार्ग को अवरोध किया गया था, जिसमें जो है कांग्रेस के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा बिल्कुल, लेकिन कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए सीधी की बात करेंगे। सीधी से बड़ी खबर, जहां मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या हुई है। एसडीएम कार्यालय में पूजा करने जा रहे थे पुजारी, और आरोपी को घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो 2020 में भी एसडीएम परिसर में पुजारी पर हमला हुआ था, और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से ही, जहां 34 ग्राम हेरोइन बरामदगी का ये मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पंजाब से हुई मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी, और 1 फरवरी को 3 लोगों के पास से हेरोइन बरामद की गई थी, जब्त की गई थी। तीनों आरोपियों के पास से 34 ग्राम हेरोइन अब बरामद की जा चुकी है। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मुख्य तस्कर जो है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 34 ग्राम हेरोइन बरामदगी का ये मामला था। मुख्य तस्करी जो इस मामले में शामिल था, वो तस्कर अब गिरफ्तार हो चुका है। इन अलग लोगों के पास से मिली थी, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी मामले में किया गया है। तो नशे के खिलाफ ये जो अभियान है, उस पर तेजी दिखाते हुए अब एक बार फिर से एक्शन लिया गया है।
1 फरवरी को 3 लोगों के पास से हेरोइन जब्त की गई थी और अब इस पूरी जब्ती के मामले में जो मुख्य आरोपी है यानी जो मुख्य तस्कर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से भी कहा जा रहा है कि हेरोइन की कुछ मात्रा में बरामदगी हुई है। तो मुख्य सप्लायर ये बताया जा रहा है और अब इनसे पूछताछ होगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहाँ इनका नेटवर्क फैला है, क्या ये व्यक्तिगत रूप से सप्लाई करते हैं या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम करता है। इनके पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ करने की कोशिश अब पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, इनसे पूछताछ करेंगे। तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में मुख्य सप्लायर जो है वो आ चुका है, उससे अब पूछताछ होगी। पंजाब से ही गिरफ्तारी हुई है, यानी पंजाब से मुख्य जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उससे मामले में पुलिस पूछताछ करेगी। तो कुछ दिनों पहले हेरोइन की कुछ मात्रा 34 ग्राम लगभग बरामद हुई थी, 3 लोगों से बरामद हुई थी और पुलिस तभी से जांच पड़ताल में जुट गई थी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और मुख्य जो सप्लायर है, मुख्य जो आरोपी है, उसकी अब पंजाब से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उससे भी अब पूछताछ होगी और तमाम जो अनसुलझे पहलू हैं इस पूरे मामले के, इस पूरे केस के, वो पुलिस की तरफ से सुलझाए जाएंगे। और छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज 300 बेटियों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहे हैं। जिस जगह विवाह का कार्यक्रम चल रहा है वहां से हमारे सहयोगी राधेश्याम सोनी ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। बागेश्वर धाम में सप्तम सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव चल रहा है। आज 15 फरवरी है, महाशिवरात्रि का पर्व है। आज 305 निर्धन कन्याओं का विवाह यहाँ से संपन्न कराया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से पूरे बागेश्वर धाम को सजाया गया है। हम उस मंडल पंडाल में पहुंच चुके हैं जहां पर 305 मंडप बनाए गए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करना बनाई गई है, बड़ों वधू की अलग अलग बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। हम एक 49 नंबर का मंडप वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां में बर भी है और वधू भी है। दोनों लोगों से बात कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं। जी क्या नाम है आपका भैया? विकास चौहान। अच्छा, कहाँ से आए हैं? ग्राम रसल्ला। अच्छा, कहाँ आपकी शादी हुई है? ग्राम गोंदई। क्या कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक है सब, अच्छी व्यवस्था हमारा ठीक है। तो ये थे दूल्हे राजा, इनसे हमने बात की। अब दुल्हन से भी हम बात करते हैं। दुल्हन भी हमारे साथ सज के तैयार है और सिर्फ मंडप में जाने के लिए तैयार है। वहाँ पे मंडप में ही जैसे पहुंचेंगी तो वहाँ पे जयमाला कार्यक्रम होगा, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और एक बहुत ही अद्भुत पल है, अनोखा पल है। एक बेटी और सौभाग्यशाली है जिनका विवाह बागेश्वर धाम से हो रहा है। 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग उनके विवाह में शामिल हो रहे हैं। साधु संतों की रज के चरणों की कमल उनके जो है आशीर्वाद बनकर उनको दे रही है। हम उनसे बात करते हैं कि बेटी कहाँ से है? जी बेटी कहाँ से हो? गोंदे से। क्या करते हैं आपके पिताजी? मजदूरी। माता जी? बेबी मजदूरी करते। और कौन कौन है घर में? भैया भाभी है, चाची है। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। तो ये बिटिया थी, इनका विवाह यहाँ से संपन्न हो रहा है। इनकी कहना है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इन्होंने फॉर्म डाला था, फॉर्म डालने के बाद इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और आज यहाँ पर इनका विवाह संपन्न होगा। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और अब बात पन्ना की। पन्ना में फरवरी महीने के अंत में हीरा नीलामी का आयोजन होगा और 17.11 कैरेट सहित 5 उज्जवल हीरे बनेंगे आकर्षण का केंद्र। कुल 152 हीरे नीलामी में शामिल होंगे। डायमंड्स आर फॉरएवर, ये स्लोगन पन्ना के हीरे पर सटीक बैठता है। पन्ना के हीरे अब दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना रहे हैं। भारत सरकार ने पन्ना के हीरों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया। ये टैग सरकार ने 14 नेचुरल गुड्स कैटेगरी के तहत दिया। पन्ना भारत का इकलौता ऐसा जिला है जहां हीरे मिलते हैं। अब खबर है कि पन्ना में जल्द हीरा नीलामी का आयोजन होने जा रहा है। इस नीलामी में कुल 304 कैरेट के 152 नग छोटे बड़े हीरे रखे जाएंगे, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बार 3 दिवसीय हीरा नीलामी है जो कि नए हीरा नीलामी हॉल में रखी जाएगी और जिनमें 152 नग हीरे रखे जाने हैं, जिनका कुल वजन 304 कैरेट 53 सेंट है और अनुमानित कीमत 2 करोड़ 36 लाख रुपए आकलित की जा रही है।
जिसमें से 5 हीरे हैं जो विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। 17 कैरेट 11 सेंट है, 15 कैरेट 34 सेंट है, 11 कैरेट 95 सेंट, 9 कैरेट 4 सेंट और 7 कैरेट 67 सेंट है, जो कि जेम क्वालिटी के उज्जवल किस्म के हीरे हैं जो विशेष आकर्षण के केंद्र इस नीलामी में रहेंगे। और इस नीलामी में बाहर से अपने लोकल पन्ना के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों से और मुंबई से, सूरत से है और जगह जगह अलग अलग जगह से काफ़ी व्यापारियों के शामिल होने की संभावना है। लंबे वक्त के बाद नीलामी होने से हीरा धारकों और व्यापारियों में उत्साह देखा जा रहा है। जीआई टैग के बाद में व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है। पन्ना के हीरों की बढ़ती डिमांड के कारण इस बार काफ़ी व्यापारियों के नीलामी में शामिल होने का अंदेशा लगाया गया। हीरा कार्यालय देश भर में प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है, जिससे अलग अलग राज्यों के व्यापारी इस हीरा नीलामी में भाग ले सके। प्रबंधन की ओर से सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज़ 3।